रुद्राक्ष के जाने के बाद साक्षी आराध्या के पास बैठ गई और उसे प्लेट देते हुए कहा, इसे खाओ, तुम बेहतर महसूस करोगे। तो आराध्या ने मुस्कुराकर उनके हाथों से प्लेट ले ली और चुपचाप खाने लगी। आराध्या के खाने के बाद साक्षी ने उसका सिर थपथपाते हुए कहा, मैंने सुना आज क्या हुआ, मुझे सच में बहुत बुरा लगा। आराध्या ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, मॉम मैं। साक्षी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है आराध्या। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, बी स्ट्रॉन्ग आराध्या, मुझे पता है रुद्राक्ष हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम हमेशा उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तुम अब सिंघानिया फैमिली की बहू हो, कोई तुम्हें इंसल्ट करके ऐसे ही नहीं जा सकता। तुम्हें उसे जवाब देना होगा आराध्या। आराध्या ने उनके कहने का मतलब समझते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये देखकर साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, तुम अब सिंघानिया फैमिली का हिस्सा हो और तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अतीत को भूलकर तुम आगे बढ़ो। एक और बात याद रखना, सिंघानिया फैमिली बाहर से जैसी दिखती है उससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम इस तरह कमजोर रहोगी तो फिर तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आराध्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मॉम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। साक्षी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम्हें मुझे दादी बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक लग्जरी कार अंडरग्राउंड बेस कैंप के सामने रुकी, जिसमें काफी हाई सिक्योरिटी थी। बिना परमिशन के वहां पर एक मक्खी का भी घुसना नामुमकिन था। एंट्रेंस गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि कार के अंदर कौन बैठा है, तो उसने जल्दी से उसका गेट खोल दिया। जैसे ही वो आदमी अपनी कार से बाहर निकला और सिक्योरिटी गार्ड्स के पास से गुजरा, तो उन सबको अपने आसपास एक कोल्ड और डेंजरस ऑरा महसूस हुआ। 20 साल की उम्र का एक लड़का दरवाजे के पास उस आदमी का इंतजार कर रहा था। उसका नाम रॉकी था, जो रुद्राक्ष के भरोसेमंद आदमियों में से एक था। जैसे ही उसने रुद्राक्ष और रजत को अपनी ओर आते देखा, वो भी उनकी तरफ चलने लगा। उसकी नजर रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन पर पड़ी। वो जानना चाहता था कि उस लड़की ने किया क्या है, लेकिन वो पूछने से बहुत डर रहा था। उसने डरते हुए कहा, बॉस। रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए पूछा, कबीर कहाँ है? रॉकी ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, वो अंदर है। रुद्राक्ष ने आह भरी। उसने उससे कहा था कि जब तक वो नहीं आ जाता तब तक वो उसके साथ कुछ ना करे, लेकिन ये कबीर। जैसे ही वो सब अंदर गए, वहां खड़े गार्ड ने उन सबको ग्रीट किया। रॉकी ने कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही वो सब अंदर गए, उन्होंने देखा कि कबीर उस लड़की के साथ कुछ कर रहा है और वो लड़की बेहोश है। एक गहरी आवाज के साथ रुद्राक्ष ने कहा, कबीर। कबीर ने पीछे मुड़कर एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा, बॉस। रुद्राक्ष ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उसे कुछ मत करो। कबीर ने अपना सिर हिलाया और अपने लिप्स को पाउट करते हुए कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोर हो रहा था, इसीलिए मैंने उसका हाथ काटने का सोचा, लेकिन ये तो पहले ही बेहोश हो गई। ये सुनकर रॉकी और रजत ने एक गहरी सांस ली। वे हमेशा सोचते थे कि कबीर के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि वो लोगों को टॉर्चर करना पसंद करता था। रुद्राक्ष ने उसका मेडिकल चेकअप भी करवाया था, लेकिन उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। या अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया होता तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श देता, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को हर्ट किया है। फिर उसने मोनिका के नाखूनों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या यही वो नाखून है जिनकी मदद से तुमने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई थी? फिर उसने मोनिका का जवाब बिना सुने ही कहा, ऐसा लगता है कि मिस मोनिका दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने नाखूनों का यूज करती हैं। ये सच में बहुत ही हार्मफुल है, इसीलिए हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। ये सुनकर कबीर की आंखें चमक उठी और उसने कहा, हमें क्या करना है बॉस? रुद्राक्ष ने उठते हुए कहा, एक एक करके उसके सारे नाखून बाहर निकालो।
फिर कबीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं उसकी चीखें सुनना चाहता हूँ। कबीर ने हंसते हुए कहा, योर वर्ड्स माई एक्शन। मोनिका ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इतने कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकते हैं? मैं एक लड़की हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आई डोंट केयर। फिर उसने बाहर की ओर जाते हुए कहा, शुरू करो। रजत और रॉकी ने कभी भी रुद्राक्ष को एक लड़की के साथ इतना रूड होते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज ये देखकर वो दोनों समझ गए कि आराध्या के लिए रुद्राक्ष कितना पॉजिटिव है। उन्होंने खुद को ये भी याद दिलाया कि कभी भी सपने में भी उन्हें अपनी लेडी बॉस को नाराज नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद मोनिका की चीख सुनाई देने लगी। वो कबीर से रुकने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन अगर कबीर ने किसी को टॉर्चर करना शुरू किया तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। फिर रुद्राक्ष ने रॉकी से कहा, उसे खाने के लिए कुछ दे देना, लेकिन उसे छोड़ना मत। रॉकी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बॉस, ब्लड गैंग मुंबई में आ गया है और हमारे 2 आदमियों को भी मार चुका है। मुझे लगता है कि इस बार उनका निशाना आप हैं। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें जो कुछ भी करना है थोड़ी देर के लिए करने दो। और उनके बारे में क्या पता चला? रॉकी ने सिर हिलाते हुए कहा, हम उनकी तलाश कर रहे हैं। इस बार वो बहुत केयरफुल हैं, लेकिन हम जल्द ही उनका पता लगा लेंगे। रुद्राक्ष ने कहा, जितनी जल्दी हो सके उन्हें ट्रैक करो और उन्हें पता नहीं होना चाहिए कि मैंने किससे शादी की है। ये सुनकर रॉकी ने अपना सिर हिलाया। वो समझ गया कि रुद्राक्ष का क्या मतलब है। अगर अंडरवर्ल्ड से किसी को पता चला कि उनकी लेडी बॉस कौन है, तो वो उसे रुद्राक्ष के खिलाफ यूज करेंगे। रॉकी जानता था कि आराध्या रुद्राक्ष की कमजोरी है। इस बीच मुंबई के एक पुराने घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी एक पुराने सोफे पर चाय की चुस्की ले रहा था। एक नौकर ने आकर उससे कहा, मालिक। कप को वापस टेबल पर रखते हुए बूढ़े आदमी ने कहा, क्या हुआ? नौकर ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, रुद्राक्ष के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। रुद्राक्ष का नाम सुनकर ही उस बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी। नौकर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, कल उसकी शादी हुई है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, उस कोल्ड हार्टेड इंसान की शादी हो गई? वो बदकिस्मत लड़की कौन है? नौकर भी मुस्कुराकर बोला, वो बदकिस्मत लड़की कपूर फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। बूढ़े ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए चिल्लाकर कहा, क्या? तुमने क्या कहा? कपूर फैमिली की सबसे बड़ी बेटी? उस रूठले आराध्या, उसने क्या कहा? आराध्या ने ना में अपना सिर हिलाया तो साक्षी ने रुद्राक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं भी एक लड़की हूँ। मैं भी पार्लर जाना चाहती हूँ। मैं भी अपने नाखून कटवाना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर आराध्या की हंसी छूट गई। वहीं रुद्राक्ष का चेहरा शर्म से लाल हो गया। साक्षी ने अपना सिर उठाते हुए कहा, हो, एक और घटना है, तुम जानते हो? लेकिन रुद्राक्ष ने साक्षी को रोकते हुए कहा, ठीक है, बस आज के लिए काफी है। साक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई रुद्र, तुम अपनी पत्नी और माँ के सामने क्या महसूस कर रहे हो। वैसे भी देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। अब तुम दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करो। फिर साक्षी ने आराध्या के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, तुम्हें जल्दी ही सिंघानिया पैलेस में आना चाहिए और कुछ दिनों के लिए वहां रहना चाहिए, ताकि मैं तुम्हें रुद्र के बारे में और कहानियां बता सकूं। आराध्या ने सिर हिलाया और साक्षी को गले लगा लिया। सिंघानिया मेंशन के बाहर साक्षी ने जाने से पहले अपने बेटे से पूछा, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ हो गया होगा। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपको उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर साक्षी मुस्कुराई। फिर उन्होंने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, एक बार तुम मुझे एक पोता दे दोगे तो मैं टेंशन करना बंद कर दूंगी। रुद्राक्ष जब वापस कमरे में आया तो उसने देखा
आराध्या सो चुकी है। वो उसके पास बैठ गया और उसके गालों को छुआ। फिर उसने खुद से वादा किया कि वो अपने दुश्मनों को कभी भी उसके साथ कुछ नहीं करने देगा। कुछ देर वहीं पर बैठने के बाद रुद्राक्ष वहां से उठकर स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद आराध्या जब नींद से जागी तो रुद्राक्ष को वहां पर न देखकर वो धीरे धीरे नीचे उतरकर दरवाजे की ओर चलने लगी। क्या रुद्राक्ष अपना वादा निभा पाएगा? क्या होगा जब रुद्राक्ष के दुश्मन उसकी कमजोरी को अपना निशाना बनाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्राक्ष कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ने में बिजी था। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला। रुद्राक्ष ने ऊपर देखा तो आराध्या धीरे धीरे कमरे के अंदर चली आ रही थी। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम आराम क्यों नहीं कर रही हो? आराध्या ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से रोबोट की तरह काम करते रहो। रुद्राक्ष ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, ये असल में। आराध्या ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे पता है कि आपने लंच नहीं किया है। फिर उसने अपनी भौंहों को ऊपर उठाते हुए कहा, क्या मैं सही हूँ? उसकी बातों को इग्नोर करके रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, तुम्हें इस तरह से नहीं चलना चाहिए। आराध्या ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, मुझे नीचे उतारिए। लेकिन रुद्राक्ष ने उसके कहने के बाद भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आराध्या चिढ़ते हुए बोली, मुझे नीचे जाने दीजिए। जब आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? उसके लाल चेहरे को देखकर रुद्राक्ष समझ गया कि उसकी वाइफ गुस्से में है। उसने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैंने कुछ नहीं खाया। फिर वो कुछ देर रुककर बोला, मैं किचन से हम दोनों के खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? आराध्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, थोड़ा ज्यादा खाना ले आना, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराया। फिर दोनों ने साथ में डिनर किया और सो गए। अगले दिन जब आराध्या नींद से उठी और उसने देखा तो रुद्राक्ष अभी भी उसके बगल में सो रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और रुद्राक्ष के हैंडसम चेहरे को देखने लगी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर पहले उसकी नाक, फिर उसके गालों और आंखों को और फिर उसके होठों को छुआ। आराध्या को जब होश आया कि वो क्या कर रही है तो उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। तभी रुद्राक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने जब देखा आराध्या नींद से उठ गई है तो वो बोला, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। रुद्राक्ष उसके पास आया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। जब रुद्राक्ष के गर्म होठों ने उसके माथे को छुआ तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, आप जाकर रेडी हो जाइए वरना आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। रुद्राक्ष मुस्कुराया और बेड से उतरकर वॉशरूम में चला गया। जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो आराध्या रूम के अंदर नहीं थी। रुद्राक्ष ने जल्दी से अपना बिजनेस सूट पहना और रूम से बाहर चला गया। रुद्राक्ष जब नीचे आया तो उसने देखा आराध्या चाय पी रही है। उसने आराध्या की ओर चलते हुए कहा, तुम अकेले ही क्यों नीचे आ गई? उसकी बात सुनकर आराध्या मुस्कुराई और अपने बगल वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोली, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अब बैठ जाइए और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष कुर्सी पर बैठते हुए बोला, लेकिन फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। आराध्या ने सिर हिलाया। फिर उसने रुद्राक्ष के प्लेट में खाना रखना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे किया और एक आह भरी। उसकी वाइफ सच में चाहती थी कि उसका वजन बढ़े। खाने के बाद रुद्राक्ष ने आराध्या के सिर को चूमकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। आराध्या उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपका लंच लेकर आपके ऑफिस आ जाऊंगी। रुद्राक्ष ने उसका सर थपथपाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं लंच टाइम के पहले ही वापस आ जाऊंगा और तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा सर मुझे दीजिए,
मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने क्या तुम्हें ये सब देखने के लिए कहा? फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, दोपहर की मेरी सारी मीटिंग कैंसिल करवा दो। रजत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन सर आज मिस्टर सिंह की बड़ी बेटी के साथ आपकी लॉन्च मीटिंग है। उस बॉक्स को उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मेरी जगह समर्थ उस मीटिंग में जाएगा। रजत ने कहा, लेकिन सर वो आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। रुद्राक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मुझे एक बात बार बार बोलना पसंद नहीं है। रजत ने सिर हिलाया और चुपचाप कैबिन से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष ने अपना फोन निकाला और समर्थ को कॉल लगाया। उधर से समर्थ ने फोन रिसीव किया तो रुद्राक्ष बोला, मेरी जगह आज तुम सिंह एंटरटेनमेंट के साथ मीटिंग करोगे और अगर तुम्हें मीटिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रजत को कॉल करना। ये कहने के बाद उसने बिना समर्थ का जवाब सुने ही कॉल कट कर दिया और आराध्या के बारे में सोचने लगा। तभी उसके फोन की रिंग की वजह से उसकी तंद्रा टूटी। उसने कॉलर आईडी को देखा तो उसके होठों पर एक लंबी सी मुस्कान छा गई। रुद्राक्ष ने फोन उठाया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, दूसरी तरफ के इंसान ने कहा, यार तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें कितनी देर से फोन कर रहा हूँ और तुम्हारे भेष में ये लड़की कौन है? रुद्राक्ष ने आ भरते हुए कहा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ उससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था। मेरे पास उस बूढ़े आदमी की कुछ जानकारी है। रुद्राक्ष ने अपनी घड़ी की ओर देखा और उसे जब महसूस हुआ कि ये लंच टाइम है तो उसने कहा, आज नहीं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोला, तुम कौन हो और तुमने मेरे वर्कहॉलिक दोस्त के साथ क्या किया? रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी माँ भी यही कहती है। और रुको, तुमने क्या कहा? शादी? किसकी शादी? क्या तुमने शादी कर ली? फिर सिद्धार्थ ने आह भरते हुए कहा, रुद्र मुझे पता है तुम सैड हो क्योंकि आराध्या की शादी हो गई, लेकिन इसमें सब तुम्हारी गलती है। लेकिन अब तुम उदास मत और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। रुद्राक्ष अपने चेयर से उठते हुए बोला, मुझे दुख क्यों होगा जबकि मेरी शादी उससे ही हुई है? सिद्धार्थ ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई। वो जानता था कि उसका दोस्त आराध्या से कितना प्यार करता है। जब वो कॉलेज में थे तब उन्होंने रुद्राक्ष को बार बार आराध्या को अपने दिल की बात बताने के लिए कहा, लेकिन वो हर बार बहाना बना देता था क्योंकि वो ये सोचकर बहुत डरता था कि अगर आराध्या ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। मुंबई की एक पुरानी हवेली। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं अलायंस तोड़ना चाहता हूँ। एक आदमी जो उसके पास बैठा था उसने अपना चाय का कप मेज पर रखते हुए पूछा, क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूँ? वो बूढ़ा आदमी उठते हुए बोला, कोई खास रीजन नहीं है। मैं अब रुद्राक्ष के खिलाफ नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है और मैं तुम्हें भी उससे दूर रहने का सजेशन देता हूँ। वो आदमी हंसते हुए बोला, इतने दिनों से हम ही थे जो उसके पीछे थे। आप उसे बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन अब अचानक जब आप जानते हैं कि उसके पास कुछ है जिसे हम उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप पीछे हट रहे हैं। रुद्राक्ष ने प्रेजेंटेशन की तैयारी को बीच में ही रोकते हुए पूछा, और कितनी देर है? रजत ने एक गहरी सांस ली। ये 5वीं बार था जब रुद्राक्ष ने उससे ये सवाल पूछा था। अपना गला साफ करते हुए रजत ने कहा, पर सर इस प्रेजेंटेशन में कुछ और टाइम लगेगा। रुद्राक्ष अपने गालों पर हाथ रखकर बड़बड़ाते हुए बोला, ओके कंटिन्यू। ये देखकर खुद को हंसने से रोकने के लिए सारे एम्प्लॉयज ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उनका कोल्ड बॉस आज एक बच्चे की तरह लग रहा था जो स्कूल खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वो घर जा सके। अचानक प्रेजेंटेशन के बीच में रुद्राक्ष का फोन बजा। स्क्रीन पर दिख रहे नाम को देखते ही उसने जल्दी से फोन उठाकर कहा, हेलो। आराध्या मुस्कुराते हुए बोली,
क्या आप बिजी हैं? रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर मीटिंग हॉल में बैठे सभी एम्प्लॉयज को लगा जैसे वो सब पागल हो जाएंगे। वो सब अभी एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन के बीच में थे और उनके बॉस ने कहा कि वो बिजी नहीं है। आराध्या ने अपना निचला होठ काटते हुए कहा, ओह, अगर यही बात है तो आप लंच के लिए वापस क्यों नहीं आए? मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये सुनकर रुद्राक्ष की आंखें चमक उठी। जब उसने सुना कि उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही है, उसने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। रुद्राक्ष ने फोन रखते हुए टेबल से अपनी कार की चाबी उठाकर कहा, अभी मीटिंग कैंसिल हो गई है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इसके बाद वो सभी को हैरान छोड़कर मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। रजत लगभग बेहोश हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसका बॉस इस तरह मीटिंग कैंसिल कर देगा तो सिंघानिया इंडस्ट्रीज को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कौन था वो बुढ़ा आदमी और आखिर क्यों रुद्राक्ष से दुश्मनी होने के बाद भी वो रुद्राक्ष को वार्निंग देना चाहता है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब रुद्राक्ष घर पहुंचा तो आराध्या बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। फिर जब उसने रुद्राक्ष के हैंडसम फेस को अपने सामने देखा तो वो मुस्कुराई। रुद्राक्ष भी मुस्कुराकर अपनी खूबसूरत वाइफ के पास गया। फिर उसने उसके माथे को चूमते हुए पूछा, अब तुम कैसा फील कर रही हो? आराध्या सोफे से उठ गई और रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोली, मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। फिर वो रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ डाइनिंग रूम में ले जाते हुए बोली, लंच रेडी है, चलो खाते हैं। रुद्राक्ष मुस्कुराया और चुपचाप उसके साथ चलने लगा और फिर वो दोनों डाइनिंग रूम में आ गए। डाइनिंग टेबल पर रुद्राक्ष ने आराध्या की प्लेट में खाना देते हुए कहा, तुम्हें मेडिसिन दी गई है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। आराध्या ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, कौन सी मेडिसिन? मुझे बस पेन किलर दिया गया है। रुद्राक्ष ने सूप पीते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो क्या हुआ, वो भी तो मेडिसिन ही है ना? आराध्या रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोली, तो फिर आपको भी और खाना चाहिए। रुद्राक्ष ने अपना चम्मच उठाया और आराध्या की तरफ देखकर पूछा, मैं सोच रहा हूँ इस हफ्ते के एंड में हम दोनों सिंघानिया पैलेस जाएं और वहां पर कुछ दिन रहें। तुम्हारा क्या ख्याल है? आराध्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, ये एक अच्छा आइडिया है। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी। आप पूरे दिन बिजी रहते हैं और मैं अकेले बोर हो जाती हूँ, इसीलिए हम वहाँ जाएंगे तो मैं माँ और दादी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। रुद्राक्ष ने सहमति में सिर हिलाया। वो जानता था कि सिंघानिया पैलेस सिंघानिया मेंशन से भी ज्यादा सेफ है। लंच के बाद रुद्राक्ष को समर्थ का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से समर्थ ने कहा, भाई, सिंह एंटरटेनमेंट के साथ ये मीटिंग एक डिजास्टर था। उसने मुझसे कहा कि वो ये मीटिंग सिर्फ आपके साथ करना चाहती है। रुद्राक्ष ने अपनी भौंई उठाते हुए कहा, ठीक है, रहने दो। समर्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाई, मैंने सुना है कि आप दोनों इस वीकेंड में सिंघानिया पैलेस आ रहे हैं। रुद्राक्ष ने हामी भरते हुए कहा, हाँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। आराध्या जो उसके बगल में बैठी थी, उसने चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर पूछा, क्या बात है, किसने कॉल किया था? रुद्राक्ष ने आराध्या की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, समर्थ का कॉल था। आराध्या ने सिर हिलाया और चुपचाप बैठ गई। रुद्राक्ष ने पूछा, क्या तुम आज कहीं बाहर जाना चाहती हो? आराध्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि आप ऑफिस के काम में बिजी हैं। जब आप फ्री हो जाएंगे तब हम कहीं बाहर जा सकते हैं। उसके जवाब को नजरअंदाज करते हुए रुद्राक्ष ने अपना फोन उठाकर कहा, तो फिर हम दोनों आज एक मूवी देखने चलते हैं। मैं रजत को टिकट बुक करने के लिए कह देता हूँ। आराध्या ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। रुद्राक्ष ने रजत को फोन करके कहा, तो मेरे लिए आज शाम को 2 मूवी की टिकट अरेंज करवा दो। रजत ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, सर, मैं आपको फोन करने वाला था। सिद्धार्थ सर और रॉकी आपके ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम टिकट बुक कर दो और उनको वेट करने के लिए कहो, मैं अभी आता हूँ।
रुद्राक्ष ने अपनी कार की चाबी उठाते हुए कहा, आराध्या, मुझे थोड़ा बाहर जाना होगा, वापस आकर मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा। फिर उसने उसका माथा चूम कर कहा, अच्छा तो मैं चलता हूँ। आराध्या मुस्कुराकर बोली, ठीक है, ध्यान से जाना। रुद्राक्ष ने उसके गाल पर थपथपाया और चला गया। ऑफिस के अंदर सिद्धार्थ और रॉकी बहुत देर से रुद्राक्ष का इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ रॉकी की ओर मुड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अजीब है? रॉकी भी उसकी ओर मुड़ा और थोड़ा हैरान होते हुए बोला, क्या अजीब है? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ अपना सिर उठाकर पूछा, मैं रुद्र के बारे में बात कर रहा हूँ, वो दोपहर के टाइम ऑफिस में नहीं है, क्या ये अजीब नहीं है? रॉकी उसकी बात पर एग्री होकर बोला, हाँ आप सही कह रहे हैं। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी रुद्राक्ष की लाउड वॉइस पूरे कमरे में गूंज उठी, क्या सही कह रहा है? रॉकी और सिद्धार्थ ने रुद्राक्ष की ओर देखा। फिर सिद्धार्थ उसके पास गया और उसके माथे को छूते हुए बोला, यार तुम ठीक तो हो? सिद्धार्थ के सवाल को नजरअंदाज करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुमने मुझे सिर्फ ये पूछने के लिए वापस बुलाया कि मैं ठीक हूँ या नहीं? बेहतर यही होगा अगर सच में कुछ इम्पोर्टेंट बात हो। सिद्धार्थ ने उस पर अपनी आंखें घुमाई तो रुद्राक्ष जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। सिद्धार्थ भी बैठ गया और अपने चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, हमें आज किसी ने एक ईमेल भेजा है। सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष इतना तो समझ गया था कि वो सच में बहुत सीरियस है। सिद्धार्थ उसके साथ 3 साल से काम कर रहा था। मल्होत्रा और सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बिजनेस रिलेशन के साथ साथ सिद्धार्थ ने रुद्राक्ष को अंडरवर्ल्ड में कई ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में भी मदद की है। वो मेल ओपन करके सिद्धार्थ ने रुद्राक्ष को दिखाया। हालांकि मेल में सिर्फ 4 शब्द लिखे हुए थे, लेकिन रुद्राक्ष इसका मतलब जानता था। ईमेल में लिखा हुआ था, दे नो, बी केयरफुल। सिद्धार्थ ने अपना फोन वापस लेते हुए पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है? रुद्राक्ष ने एक आहा भरते हुए कहा, ये एक वार्निंग है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि ये वही है? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, और कौन हो सकता है? ये समझते हुए कि 2 आदमी किस बारे में बात कर रहे थे, रॉकी ने पूछा, लेकिन वो अचानक ये सब क्यों कर रहा है? सिद्धार्थ ने अपनी भौएं उठाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्या वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, वो बस वहाँ पर बैठकर मुस्कुराने लगा। सिद्धार्थ ने अपनी भौएं सिकुड़ते हुए कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? रॉकी ने कहा, मुझे लगता है कि वो इस बार कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। सिद्धार्थ अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, तो आखिर तुम्हें अपना प्यार मिल ही गया। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फिर वो थोड़ा रुककर बोला, मैं जल्दी ही उससे मिलूंगा। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, इतनी जल्दी मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष की बात सुनकर रॉकी और सिद्धार्थ हैरानी से उसे देखने लगे। सिद्धार्थ कुछ कहने ही वाला था कि रजत कैबिन के अंदर आया और रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोला, सर? रुद्राक्ष ने पूछा, क्या तुमने टिकट बुक किया? रजत ने हाँ में सिर हिलाया। फिर रुद्राक्ष ने अपनी सीट से उठते हुए कहा, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो मैं चलता हूँ। सिद्धार्थ ने उठकर कहा, इस तरह आराध्या के साथ बाहर जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। रुद्राक्ष ने सिद्धार्थ के कंधे को थपथपाकर कहा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, चिंता मत करो, तुम बस टीम तैयार करो। मुझे लगता है कि हमें जल्द ही उनकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस वीकेंड में सिंघानिया पैलेस शिफ्ट हो रहा हूँ, ये आराध्या के लिए भी सेफ होगा। सिद्धार्थ उसको देखकर मुस्कुराया और उसे गले लगाकर बोला, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अब शादीशुदा हो। अब तुम बैचलर की लिस्ट से बाहर हो। रुद्राक्ष ने अपने दोस्तों को वापस गले लगाते हुए कहा, वैशाली ने 2 दिन पहले आराध्या को कॉल किया था। सिद्धार्थ ने रुद्राक्ष को अलग करते हुए कहा, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? रुद्राक्ष उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, थिंक अबाउट इट। फिर वो सिद्धार्थ को हैरानी में छोड़कर ऑफिस से बाहर चला गया। सिद्धार्थ को कॉलेज टाइम में वैशाली पर क्रश था, लेकिन उसने कभी उसको बढ़ावा नहीं दिया।
क्योंकि उसे लगता था वैशाली ऐसी लड़की नहीं है जो सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहेगी। इसीलिए उसने कभी उससे कुछ कहा भी नहीं। रॉकी जो उसके पास खड़ा था, उसने सिद्धार्थ का लाल चेहरा देखकर पूछा, आपके चेहरे के साथ क्या हो रहा है और ये वैशाली कौन है? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, फ्रेंड। रुद्राक्ष जब घर आया तो आराध्या उसी का इंतजार कर रही थी। आराध्या ने एक नी लेंथ की हाफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी। उसके रेशमी बाल खुले हुए थे। उसके चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था। सादगी में भी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रुद्राक्ष तो आराध्या की खूबसूरती में ही खो गया। उसका रिएक्शन देखकर आराध्या के होठों पर मुस्कान आ गई। वो अपने होश में वापस आकर आराध्या के पास गया और उसके रेशमी बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आराध्या ने अपनी भौवें उठाते हुए कहा, आज? आपका क्या मतलब है? क्या मैं बाकी दिन खूबसूरत नहीं लगती? ये सुनकर रुद्राक्ष हैरान हो गया। फिर उसने खुद को संभाल कर कहा, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब मैं... तभी आराध्या हंसने लगी। फिर उसने रुद्राक्ष की टाई ठीक करने के लिए हाथ उठाते हुए कहा, रिलैक्स मिस्टर सिंघानिया। रुद्राक्ष ने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और उसे करीब खींचकर कहा, मिसेस सिंघानिया, क्या तुम मुझे टीस करने की कोशिश कर रही हो? आराध्या ने अपना सिर नीचे कर लिया और उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। रुद्राक्ष ने उसे छोड़कर हंसते हुए कहा, चलो चलते हैं। 15 मिनट के बाद रुद्राक्ष और आराध्या थिएटर के बाहर खड़े थे। वो जगह काफी भीड़ भाड़ वाली थी, इसीलिए उसने आराध्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन देखकर आराध्या ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं कहीं भाग नहीं रही। रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखकर कहा, पता है, लेकिन तुम मेरे पास ही रहना। आराध्या ने हाँ में सिर हिलाया। सिनेमा हॉल के अंदर, क्योंकि रजत ने पहले ही टिकट बुक कर दिए थे, इसीलिए वो लोग सीधे हॉल के अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। जल्द ही फिल्म शुरू हो गई। रुद्राक्ष की आंखें बड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि ये एक हॉरर फिल्म है। ये देखकर रुद्राक्ष का मन हुआ कि वो रजत को सबक सिखाए। तभी उसकी नजर आराध्या पर गई, जो बहुत डरी हुई थी। रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ये सिर्फ एक फिल्म है, रिलैक्स। आराध्या ने रुद्राक्ष के शर्ट को कसकर पकड़ रखा था और उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया। वो कभी कभी अपना सिर ऊपर उठाकर स्क्रीन की तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे ही कोई डरावना सीन आता था तो वापस अपना सिर उसके सीने में छुपा लेती थी। जल्द ही फिल्म खत्म हो गई। जब वो हॉल से बाहर आए तो आराध्या ने देखा कि उसने रुद्राक्ष के एक्सपेंसिव सूट को खराब कर दिया था। सिनेमा हॉल के अंदर अपने बिहेवियर के बारे में सोचकर आराध्या को लगा कि रुद्राक्ष शायद उससे नाराज हो जाएगा, लेकिन जब उसने अपने बगल में चल रहे आदमी को देखा तो उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान थी। यह देखकर आराध्या का चेहरा लाल हो गया। रुद्राक्ष ने उसके लाल चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ? आराध्या ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। रुद्राक्ष ने आहा भरते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। आराध्या अपना सिर हिलाते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ मिनटों के बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है। ये देखकर उसको बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो आदमी लेडीज वॉशरूम के बाहर खड़ा था। पता नहीं क्यों, लेकिन आराध्या को उस आदमी से कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उसे इग्नोर करते हुए आगे की तरफ जाने लगी। तभी वो आदमी उसके पास आकर एक मुस्कुराहट के साथ बोला, हेलो मिसेस सिंघानिया। आखिर कौन था ये आदमी और वो कैसे जानता था कि आराध्या ही मिसेस सिंघानिया है, जबकि ये बात आउटसाइडर्स को नहीं पता थी। कौन सा नया तूफान आने वाला था रुद्राक्ष और आराध्या की जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आराध्या को उस आदमी से कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उसे इग्नोर करते हुए आगे की तरफ जाने लगी। लेकिन वो आदमी उसके पास आया और एक मुस्कुराहट के साथ बोला, हेलो मिसेस सिंघानिया। उस आदमी की ओर मुड़ते हुए आराध्या जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं आपको जानती हूँ? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपका पति मुझे अच्छी तरह से जानता है।
मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिसेस सिंघानिया। आराध्या इतना तो समझ गई थी कि आदमी कुछ ठीक नहीं है। वो वहां से जल्दी जाना चाहती थी। इसीलिए उसने कहा, रुद्राक्ष यहाँ नहीं है, वो नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो। उस आदमी ने अपने हाथ लहराते हुए कहा, ओह नो, मैं मिस्टर सिंघानिया और उनके न्यूली मैरिड वाइफ को परेशान नहीं करना चाहता। बस मिस्टर सिंघानिया को ये बता देना कि हम बहुत जल्द ही मिलेंगे और ये मुलाकात मिस्टर सिंघानिया सारी जिंदगी याद रखेंगे। आराध्या ने अपनी भौवें सिकुड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं बता दूंगी, लेकिन आपका नाम तो मुझे नहीं पता। वो आदमी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, विशाल। आराध्या जब नीचे आई तो रुद्राक्ष उसका इंतजार कर रहा था। उसकी ओर आते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? आराध्या कुछ कहने वाली थी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कार की ओर खींच लिया। कार के अंदर बैठकर रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम आज डिनर में क्या खाना चाहती हो? आराध्या ने रुद्राक्ष की ओर देखते हुए कहा, एनीथिंग, जो आपको पसंद हो। कुछ देर बाद उसने रुद्राक्ष से कहा, जब मैं वॉशरूम से बाहर आ रही थी तब मैं किसी से मिली और उन्होंने कहा कि आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। रुद्राक्ष ने रोड की तरफ देखते हुए पूछा, कौन? आराध्या ने रुद्राक्ष की ओर देखकर कहा, विशाल, यही नाम बताया था उसने। रुद्राक्ष ने अचानक कार रोक दी। फिर वो अपनी वाइफ की ओर मुड़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो? रुद्राक्ष को इतना डरा हुआ देखकर आराध्या ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, अरे रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। और वो मुझे क्यों चोट पहुंचाएगा? उसने मुझे सिर्फ आपको एक बात बताने के लिए कहा था। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, क्या? आराध्या ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, उसने कहा था कि आप दोनों जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे और आपको वो मुलाकात हमेशा याद रहेगी। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे उस आदमी से कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। विशाल की बातों का मतलब समझते हुए रुद्राक्ष की आंखें ठंडी हो गई। उसने आराध्या की ओर देखते हुए कहा, अगर वो आदमी तुम्हें फिर कभी मिले तो उससे बात मत करना और मुझे कॉल कर देना, अंडरस्टैंड? आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्राक्ष ये सब क्यों कह रहा है। उसके मन में काफी सारे सवाल थे, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्राक्ष को ये सुनने के बाद फ्रस्ट्रेशन फील हुई कि उसकी वाइफ उस इंसान से मिली थी जो असल में उसे टारगेट बना रहा था। अगर उसकी शादी रुद्राक्ष से नहीं होती तो वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाती। रुद्राक्ष को एक पल के लिए अपने शादी के डिसीजन पर रिग्रेट हुआ, क्योंकि अब हर पल आराध्या को खतरा था। रुद्राक्ष की बेचैनी को देखकर आराध्या ने उसे घर पर ही डिनर करने के लिए कहा। घर पहुंचकर रुद्राक्ष ने आराध्या को रेस्ट करने के लिए कहा और खुद स्टडी रूम में चला गया। आराध्या ने देखा, जब से उसने विशाल के बारे में रुद्राक्ष को बताया था तब से वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, लेकिन वो रुद्राक्ष को परेशान नहीं करना चाहती थी। स्टडी रूम के अंदर अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रुद्राक्ष कुर्सी पर बैठ गया। ये पहली बार नहीं था जब उसके दुश्मनों ने उसे थ्रेट किया था, लेकिन इन सब चीजों ने उसे कभी अफेक्ट नहीं किया। पर आज की बात अलग थी। आज उसकी वाइफ को इन सब में इन्वॉल्व किया जा रहा था। विशाल की धमकी उसके कानों में बज रही थी। उसकी जिंदगी में बस एक ही कमजोरी थी, वो थी आराध्या। कुछ देर सोचने के बाद रुद्राक्ष ने सिद्धार्थ को कॉल किया। सिद्धार्थ ने पूछा, क्यों ब्रो, कैसी थी फिल्म? रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और कहा, वो आज आराध्या से मिला था। सिद्धार्थ ने अपनी भौवें सिकुड़ते हुए पूछा, कौन? रुद्राक्ष ने जवाब दिया, विशाल। सिद्धार्थ ने पूछा, अब हम क्या करें? रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उसने कुछ देर रुककर कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा उससे शादी करने का डिसीजन गलत था? मुझे पता था कि मेरी वाइफ बनने के बाद उसकी जान को खतरा होगा। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ?
सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, रिलैक्स रुद्र, मेरी बात सुनो। तुम उससे प्यार करते हो, इसीलिए तुमने उससे शादी की। इसमें तुम सेल्फिश कैसे हो गए? और मुझे अच्छी तरह से पता है तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अंडरवर्ल्ड के किंग होकर ये सब कैसे सोच सकते हो? तुम रिलैक्स करो, हम कल इस बारे में बात करेंगे। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कॉल कट कर दिया। फिर कुछ देर वहां पर रहने के बाद वो वापस अपने रूम में चला गया। रुद्राक्ष जब बेडरूम में वापस आया तो उसने देखा आराध्या सो चुकी है। उसने एक गहरी सांस ली और उसके पास बैठ गया। आराध्या के गालों पर हाथ फेरते हुए रुद्राक्ष के होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही उसने विशाल के बारे में सोचा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने खुद से कहा, क्या विशाल ने सच में ये सोचा था कि वो इस तरह से उसे थ्रेट कर सकता है? क्या वो भूल गया रुद्राक्ष सिंघानिया असल में कौन है? फिर बेड से उतरकर रुद्राक्ष वार्डरोब में से अपने कपड़े पैक करने लगा। उसने डिसीजन ले लिया था कि वो कल ही आराध्या को लेकर सिंघानिया पैलेस शिफ्ट करेगा। अगली सुबह जब आराध्या जागी तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। ये देखकर आराध्या ने अपना सिर खुजलाया। वो हमेशा सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद वो ज्यादातर सोती ही रहती थी। आराध्या जैसे ही बेड से नीचे उतरी, उसकी नज़र दो बड़े सूटकेस पर पड़ी। उसने अपनी भौएं उठाते हुए सोचा, क्या हम कहीं जा रहे हैं? लेकिन इसका जवाब सिर्फ रुद्राक्ष को ही पता था, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगी। आराध्या जब नीचे आई तो एक मेड ने उसे बताया कि रुद्राक्ष ऑफिस के लिए निकल गए हैं। ये सुनकर उसे थोड़ी निराशा हुई। फिर उसने मेड से पूछा, और ब्रेकफास्ट? मेड मुस्कुराते हुए बोली, सर आज ब्रेकफास्ट करके ही ऑफिस गए हैं। आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं आज उसके लिए लंच बनाकर ऑफिस ले जाऊंगी। मेड थोड़ी झिझकते हुए बोली, मैडम आप आराम क्यों नहीं करती, और हम आप दोनों के लिए लंच बनाते हैं। आराध्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। उस मेड ने अपना सिर नीचे किया और थोड़ा झिझकते हुए बोली, मैडम मैं वो सर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम आपको किचन के अंदर ना जाने दें। आराध्या ने अपनी भौएं सिकुड़ते हुए कहा, मुझे रोकने वाला वो कौन है? ये घर मेरा भी है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। ये कहकर वो किचन के अंदर चली गई। किचन के अंदर मेड और बाकी सर्वेंट आराध्या को रोकना चाहते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। वो केवल चुपचाप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी मैडम कहीं खुद को चोट ना पहुंचा ले। दूसरी ओर आराध्या बहुत एक्साइटेड थी। उसने अपने हाथों से रुद्राक्ष के लिए खाना बनाया, लेकिन अचानक आराध्या के हाथों पर थोड़ा सा गर्म तेल आकर गिर गया और उसके मुंह से आह निकल गई। राघव ने जल्दी से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, हे भगवान, ये कैसे हुआ? फिर वो मेड की तरफ मुड़कर बोला, तुम क्या देख रहे हो? जाओ और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। राघव को इतना डरा हुआ देखकर आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आराध्या के हाथ पर कुछ पानी के छींटे मारते हुए राघव ने कहा, नहीं मैडम, ये सब मेरी गलती है। मुझे आपको किचन के अंदर नहीं आने देना चाहिए था। क्या होगा अगर सर? उसे बीच में काटते हुए आराध्या ने कहा, रिलैक्स, आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। फिर उसने अपना हाथ खींचते हुए कहा, आप बस इन्हें पैक करने में मेरी मदद कीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर आराध्या वहां से चली गई। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। आराध्या जब अंदर आई तो उसने देखा सब उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उसने आज एक नॉर्मल सफेद टॉप के साथ एक डेनिम जीन्स पहनी हुई थी, जबकि उसके बाल एक ऊंची पोनी टेल में बंधे हुए थे। वो आज भी हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी की नजरों को नजरअंदाज करते हुए आराध्या सीधे लिफ्ट के अंदर चली गई। सीईओ का ऑफिस। आराध्या जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकली, सभी एम्प्लॉयज ने उठकर उसे ग्रीट किया। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और उन्हें देखकर मुस्कुराई। फिर रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए पूछा, क्या रुद्राक्ष अपने ऑफिस में है? रिसेप्शनिस्ट ने आराध्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम सर अभी मीटिंग रूम में है, मैं अभी जाकर उन्हें बताती हूँ कि आप यहाँ आई हैं। आराध्या ने ना में सिर हिलाते हुए कहा,
कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी, आप उन्हें परेशान मत करना। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है मैडम, आप मेरे साथ अंदर चलिए। कैबिन के अंदर पहुंचकर आराध्या ने लंच बॉक्स को टेबल पर रखा और सोफे पर बैठ गई। वो बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसीलिए वो रुद्राक्ष के टेबल की तरफ चली गई और उसके चेयर पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र उस बॉक्स पर गई। पिछली बार जब उसने उसे खोला था तो उसके अंदर कुछ फोटोज थी, लेकिन वो ठीक से देख नहीं पाई थी, इसीलिए उसने फिर से वो फोटो निकाली और देखने लगी। कुछ सेकंड ध्यान से देखने के बाद उसने देखा रुद्राक्ष एक कोने में बाकी सब लोगों के साथ खड़ा है। ये देखकर वो मुस्कुराई, लेकिन रुद्राक्ष के पास खड़े लड़के को देखकर आराध्या को लगा जैसे वो उसे जानती है। वो उस लड़के को पहचानने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक दरवाजा खुल गया और एक शख्स बोलते हुए अंदर आया। यार, ये नहीं है। सिद्धार्थ बीच में रुक गया जब उसने रुद्राक्ष की जगह आराध्या को देखा, जिसे उसने देखने की उम्मीद नहीं की थी। आराध्या की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो जल्दी से उठ गई और सोफे के पास आ गई। सिद्धार्थ उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें वहां से उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जगह तुम्हारी ही है मिसेस सिंघानिया। आराध्या ने अपने सामने खड़े इंसान को देखा जो उसे काफी जाना पहचाना लग रहा था। फिर अपना सिर झुकाते हुए वो धीरे से बुदबुदाई, सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम मुझे याद कर रही हो? आराध्या उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। उसे सिद्धार्थ याद था क्योंकि वो पूरे कॉलेज की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। सिद्धार्थ उसे गले लगाने के लिए उसके पास आते हुए बोला, आराध्या। लेकिन आराध्या जल्दी से वहां से हट गई और सोफे पर बैठते हुए बोली, तुम्हारे इस चार्म्स और ट्रिक्स ने मुझ पर कभी वर्क नहीं किया था और ना ही अब असर होगा, और अब मैं शादीशुदा हूँ और तुम मेरे हस्बैंड के ऑफिस में खड़े हो। उसकी बातें सुनकर सिद्धार्थ हैरान हो गया। उसने आराध्या को देखते हुए सोचा, चार्म्स? क्या चार्म और क्या ट्रिक्स? मैंने तुम पर कभी कोई ट्रिक्स नहीं चलाई। क्या मैं पागल हूँ जो अपनी ही मौत को गले लगाऊंगा? फिर अपना गला साफ करके सोफे पर बैठते हुए बोला, अच्छा मैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, आराध्या जोर से हंस पड़ी और उससे बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, इतने सालों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराकर आराध्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। सिद्धार्थ अपना हाथ वापस लेने ही वाला था कि कैबिन का दरवाजा एक बार फिर से खुल गया और खुले दरवाजे के सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी पूरी बॉडी से ठंडक निकल रही थी। रुद्राक्ष के कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया। दरअसल जब रुद्राक्ष को पता चला कि आराध्या यहाँ पर है तो वो जल्दी से मीटिंग खत्म करके कैबिन में आ गया। लेकिन वो जैसे ही अंदर आया उसने देखा सिद्धार्थ आराध्या का सर थपथपा रहा है। अगर सिद्धार्थ की जगह कोई और होता तो रुद्राक्ष अब तक उसका हाथ तोड़ चुका होता। क्या होगा जब आराध्या को पता चलेगा कि रुद्राक्ष और सिद्धार्थ बेस्ट फ्रेंड है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्राक्ष जल्दी से आराध्या के पास आते हुए बोला, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा? आराध्या ने रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। रुद्राक्ष ने सिद्धार्थ की ओर मुड़कर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इसका क्या मतलब है? क्या मुझे अपने दोस्त से मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत है? क्या मैं यहाँ बिना किसी रीजन के नहीं आ सकता? रुद्राक्ष ने कहा, नहीं। आराध्या ने लंच बॉक्स खोलते हुए कहा, ठीक है, अब आप दोनों चुप हो जाओ, मैं लंच लेकर आई हूँ, खा लीजिए। सिद्धार्थ जल्दी से सोफे पर बैठकर अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए बोला, आराध्या, क्या मैं भी खा सकता हूँ? इससे पहले कि आराध्या जवाब दे पाती, रुद्राक्ष ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर कहा, नहीं, तुम नहीं खा सकते। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाकर कहा, तुम खा सकते हो, मैं थोड़ा ज्यादा खाना लेकर आई हूँ।
सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाभी ने भी कह दिया कि मैं खा सकता हूँ। रुद्राक्ष ने बेमन से सिद्धार्थ को छोड़ दिया। फिर वो आराध्या के पास बैठ गया और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। आराध्या ने सिद्धार्थ और रुद्राक्ष के हाथों में प्लेट देते हुए कहा, अब जल्दी खाकर बताइए कि ये कैसा बना है। रुद्राक्ष ने खाने की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये तुमने बनाए हैं? आराध्या ने हाँ में सिर हिलाया। रुद्राक्ष ने कोल्ड वॉइस में पूछा, उन्होंने तुम्हें किचन के अंदर जाने दिया? आराध्या ने कहा, वो घर मेरा भी है और मुझे अपने किचन में जाने से कौन रोक सकता है। रुद्राक्ष ने आह भरी और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। वहीं सिद्धार्थ जो उन्हें देखकर खाना खा रहा था, उसने कहा, हाँ आराध्या, तुमने सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया है। उसकी बात सुनकर आराध्या मुस्कुरा उठी। सब खाना खा रही थी कि आराध्या ने पूछा, अरे उस अजीब टोपी वाले के बारे में कुछ बताओ जिसके साथ तुम ज्यादातर रहते थे। ये अजीब टोपी वाला आदमी और कोई नहीं, रुद्राक्ष था। उसे हमेशा लो प्रोफाइल रहना पसंद था, इसीलिए वो हमेशा सबसे अलग रहता था। आराध्या की बात सुनकर रुद्राक्ष का खाना लगभग उसके गले में अटक गया। आराध्या जल्दी से उसे पानी का ग्लास देते हुए बोली, बी केयरफुल। दूसरी ओर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए आराध्या की बात का जवाब देते हुए बोला, वो ठीक है और कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई है। आराध्या ने अपनी आंखें उठाते हुए कहा, किस बेवकूफ लड़की ने उस अजीब टोपी वाले से शादी की? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष खांसने लगा और अपनी कोल्ड आंखों से सिद्धार्थ को घूरने लगा। उसकी नजरों को भांपते हुए सिद्धार्थ ने अपना सर खुजलाते हुए कहा, वो असल में ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और हाँ आराध्या, अगर तुम्हारी शादी अजीब टोपी वाले लड़के से हुई होती तो तुम क्या करती? आराध्या ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं उसके जैसे किसी लड़के से कभी शादी नहीं करती। ये सुनकर रुद्राक्ष ने अपना सर नीचे करते हुए कहा, अब बहुत हो गया, चुपचाप खाना खाओ। खाना खाने के बाद आराध्या ने रुद्राक्ष से पूछा, आपने सूटकेस क्यों पैक किए? क्या हम कहीं जाने वाले हैं? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आज सिंघानिया पैलेस जा रहे हैं। ऑफिस से घर जाने के बाद हम वहाँ के लिए निकल जाएंगे। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। जैसे ही आराध्या कैबिन से बाहर आई, सिद्धार्थ ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। अपने दोस्त की बात बीच में काटते हुए रुद्राक्ष ने कहा, फिर कभी मेरी पत्नी को टच मत करना और ना ही उसका सर थपथपाना। उसकी बात सुनकर पहले तो सिद्धार्थ हैरान हो गया, फिर बोला, मैंने आराध्या को टच नहीं किया, मैंने बस उसके सिर को थपथपाया। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, तुम ये भी नहीं कर सकते? ये सुनकर सिद्धार्थ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए बोला, ठीक है, मैं नहीं करूँगा। अब मिस्टर जेलस, क्या मैं बिजनेस के बारे में बात कर सकता हूँ? इतना सुनकर अपनी कुर्सी की ओर बढ़ते हुए रुद्राक्ष ने उसे बैठने का इशारा किया। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विशाल कुछ दिनों से फॉरेन एजेंसी के साथ कांटेक्ट कर रहा है। लगता है उन्होंने विशाल के साथ अलायंस तोड़ दिया है। रुद्राक्ष ने अपनी भौएं उठाते हुए कहा, जितना मैंने सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सिद्धार्थ ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो असल में कर क्या रहे हैं और अचानक से उन्होंने तुम्हारे साथ दुश्मनी क्यों खत्म कर दी? रुद्राक्ष ने पूछा, क्या विशाल के बारे में और कोई न्यूज़ है? सिद्धार्थ ने आह भरते हुए कहा, वो कुछ बड़ा प्लान बना रहा है और तुम्हें सिर्फ आराध्या को ही नहीं, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि उनका मेन टारगेट तुम हो। रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, जब तक वो ठीक है तब तक मेरे लिए और कुछ मैटर नहीं करता। सिद्धार्थ ने पूछा, बाय द वे तुम्हारे बेस में वो लड़की कौन है जिसे कबीर टॉर्चर करता है? रुद्राक्ष ने कहा, कबीर से कहो उसे छोड़ दे और उसे वार्न कर दे कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसके बारे में किसी से कुछ ना कहे। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और फिर वो वहां से चला गया। इस बीच मोहित के लिए सब चीज बहुत मुश्किल हो गई थी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन खत्म होने के बाद शर्मा इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, इसीलिए बोर्ड मेंबर्स भी बहुत परेशान थे और तो और उनके शेयर भी दिन ब दिन गिर रहे थे। कुछ एम्प्लॉयज ने रेजिग्नेशन भी दे दिया था। मोहित अपने ऑफिस के अंदर अकेले बैठा था।
वो अपनी परेशानी में डूबा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुला। दरवाजे के सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों को छोड़कर उसके चेहरे की फीचर्स कुछ हद तक आराध्या के जैसे ही थे। अपने होठों को गोल घुमाकर वो मोहित के पास आते हुए बोली, जान। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर मोहित ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी बाहों को उसके गले में लपेटकर उस लड़की ने मोहित के गाल पर एक किस करते हुए कहा, मुझे घर पर बहुत अजीब लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लूं। फिर जानवी ने उसके बालों को छूते हुए कहा, मुझे पता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी। मोहित ने जानवी के गालों को छूते हुए कहा, नहीं जान, इसके लिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट। जानवी ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें वो सब करने को नहीं कहती तो ये सब नहीं होता। मैंने सुना सब कुछ। मोहित ने आह भरते हुए कहा, हाँ, ये सच है कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ और शर्मा इंटरप्राइजेस के बीच की कोलैबोरेशन ख़त्म हो गई है, लेकिन इसीलिए तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। जानवी ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए पूछा, लेकिन उन्होंने अचानक ऐसा क्यों किया? मोहित ने कहा, मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। जानवी ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, बहन? मतलब आराध्या? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वो मोहित ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे रुद्राक्ष सिंघानिया के कैबिन में देखा और वो दोनों काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे थे। जानवी ने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है तुमसे कोई गलती हुई हो, आराध्या दी ऐसी नहीं है। मोहित ने कहा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है कि उसने कपूर इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए उसे सिड्यूस किया हो। ये सुनकर जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए कहा, ये सब मेरी गलती है। मैंने अपनी बहन को किसी की रखेल बनने के लिए मजबूर किया। ये सब मेरी गलती है। सिर्फ एक बदले के लिए क्या कर दिया मैंने? मोहित ने उसके हाथों को उसकी आंखों से हटाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, अब बहुत हो गया। तुम उस इंसान के लिए अपने आंसू मत बहाओ जो इसके लायक नहीं है, और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। जानवी ने कहा, मोहित, मुझे लगता है कि अब अशोक सिंघानिया को उनका प्रॉमिस याद दिलाने का वक्त आ गया है। जानवी की बात सुनते ही मोहित का चेहरा खिल उठा। वो प्रॉमिस के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। वो जानवी को अपने करीब खींचते हुए उसके लिप्स पर किस करके बोला, ब्यूटी विद ब्रेन्स। ये सुनकर जानवी शर्मा गई। फिर वो भी मोहित को किस करने लगी और दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद वो दोनों एक साथ ऑफिस से निकल गए। शर्मा हाउस लौटते समय जानवी ने मोहित से कहा, क्या तुम्हें लगता है मुझे रुद्राक्ष सिंघानिया के बारे में दी से बात करनी चाहिए? वो किसी की रखेल नहीं हो सकती। मैं उसे ऐसा करते हुए नहीं देख सकती। मोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत मासूम हो जान। तुम्हारी बहन ने जो कुछ किया है उसके बाद भी तुम उसकी मदद करना चाहती हो। जानवी मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, कोई बात नहीं, वो अभी भी मेरी बहन है। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। जानवी ने सिर हिलाया। मोहित के सामने वो आराध्या के लिए अपनी चिंता दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रही थी। अगर आराध्या का रुद्राक्ष के साथ कोई रिश्ता हुआ तो उसके सारे प्लान फेल हो जाएंगे। वो आराध्या को सफ़र करते हुए देखना चाहती थी। मोहित ने जानवी से कहा, सूरज अंकल कल आ रहे हैं। जानवी अपना सिर नीचे करके बोली, सब कुछ जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे, खासकर तुम पर। मोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यू डोंट वरी, ही इज़ माई अंकल एंड आई नो हाउ टू हैंडल हिम। फिर थोड़ी देर रुककर उसने कहा, उनके पास शर्मा इंडस्ट्रीज़ के कुछ शेयर्स हैं, बस इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। ये सच था कि मोहित उन शेयर के लिए परेशान था जो सूरज शर्मा के पास थी। शर्मा फैमिली के पास शर्मा इंटरप्राइजेस के 60% शेयर थे। उस 60% में से सूरज शर्मा के पास 35% शेयर थे। इसीलिए वो शर्मा इंडस्ट्रीज़ के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, जबकि मोहित के माँ और पापा के पास सिर्फ 20% शेयर थे
और उसके दादाजी के पास 5% शेयर। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब मोहित की दादी की मौत हुई तो उन्होंने अपने सारे शेयर अपने बड़े बेटे सूरज शर्मा के नाम कर दिए थे। सबसे बड़े शेयर होल्डर होने के नाते सूरज शर्मा आसानी से मोहित को सीईओ की पोजीशन से हटा सकते थे। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष को आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलना था, इसीलिए रजत को मीटिंग उसी के अनुसार स्केड्यूल करनी पड़ी, जो कि बहुत मुश्किल था। रुद्राक्ष के जाने से पहले रजत को बुलाते हुए कहा, इस वीकेंड में सारी मीटिंग कैंसिल कराकर सिंघानिया पैलेस जा रहा हूँ। रजत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पर सर इस वीकेंड में बहुत सारी मीटिंग होने वाली है और स्पेशली सैटरडे को। अपने सूट का बटन बंद करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, कैंसिल कर दो। ये कहकर वो बिना रजत का जवाब सुने ही वहां से निकल गया। रजत हैरानी से उसे जाते हुए देखता रहा। रुद्राक्ष घर लौटते समय एक फ्लावर शॉप के सामने रुका और आराध्या के लिए कुछ रोजेस खरीदे। जैसे ही रुद्राक्ष ने अपनी कार के बैक सीट का दरवाजा खोला और फूलों को अंदर रखा, तभी एक आदमी उसके पास आकर गहरी आवाज में बोला, मिस्टर सिंघानिया, तुम्हारा इस तरह बिना बॉडीगार्ड के सड़क पर घूमना सेफ नहीं है। रुद्राक्ष ने जैसे ही अपनी नजरें उठाकर उस आदमी को देखा तो उसका चेहरा डार्क हो गया। फिर उसने उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, लगता है मिस्टर विशाल को मेरी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। विशाल ने हंसते हुए कहा, किसको नहीं है, तुम्हारे जैसे इंसान में किसको इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर उसकी ओर अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारे जैसे एक हैंडसम आदमी की शादी हो गई। मेरी बेटी सच में तुम्हें बहुत पसंद करती थी। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे अपनी उस क्रेजी डॉटर के साथ इन्वॉल्व मत कीजिए, और अगर आपको कुछ और नहीं कहना तो मैं चलता हूँ। आखिर क्या दुश्मनी थी विशाल की रुद्राक्ष के साथ? क्यों वो रुद्राक्ष को बर्बाद करना चाहता था? और क्या होगा जब जानवी को पता चलेगा कि आराध्या की शादी सिंघानिया फैमिली में हुई है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।